नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के। इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और नेट और जेआरएफ के लिए यह एक अनिवार्य पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया है। यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों को देखें तो आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 भागों में विभाजित किया है: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय उत्थान में हम गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार गद्य विधाओं का विकास हुआ। उसी के अंतर्गत हम कल निबंध गद्य विधा का अध्ययन कर रहे थे। उसको आगे बढ़ाते हुए 2 निबंधकार हमारे रह गए थे। कल की कक्षा में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास जी, पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी सभी के विषय में, और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन सभी के विषय में पढ़ते हुए अंतिम 2 निबंधकार हमारे रह गए थे। उनके विषय में आज की कक्षा में हम जानेंगे और फिर कक्षा को एक नए विषय से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी साहित्य के 2 और अन्य महत्वपूर्ण निबंधकारों के विषय में। शुक्ल जी लिखते हैं कि इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम 2 ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा में उद्दीप्त नूतन भाव भंगिमा के दर्शन होते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह। सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। अब देखिए, जिस समय शुक्ल जी यह ग्रंथ लिख रहे हैं तो उस समय सरस्वती पत्रिका प्रकाशित सरस्वती पत्रिका खैर प्रकाशित होती थी, तो मतलब उस समय तक सरस्वती पत्रिका अपनी चरम प्रसिद्धि पे थी। तो जैसा कि मैंने कल की कक्षा में बताया कि जिस लेखक के लेख या जो रचना उसमें छप जाती थी, जैसे हंस है, सरस्वती है, इंदु है, तो वो अपने आप एक विशिष्ट, उसको क्या कहें, मान सम्मान मिलने लगता था। उस रचना को हम माना जाता था कि वास्तव में कुछ अच्छा लिखा है, तभी इन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में वे प्रकाशित हुई है। तो अध्यापक पूर्ण सिंह के लेख बराबर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते गए। इसी से उसकी महत्ता हम जान सकते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। तो सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम नेट के सिलेबस में है, तो हमने पढ़ा ही है। बाकी हम सभी ने अपनी कक्षाओं में, स्कूली शिक्षा में आचरण की सभ्यता यह निबंध पढ़ा है। इसकी लाइन मुझे अभी भी एक पंक्ति याद है कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला होता है। ये पंक्ति अभी तक मन मस्तिष्क में, बहुत ही खूबसूरत सा निबंध था वो। और उसके अलावा मजदूरी और प्रेम, वास्तव में प्रेम क्या है, प्रेम किससे किया जाना चाहिए, प्रेम के योग्य पात्र कौन हो सकता है, ये सब आप मजदूरी और प्रेम निबंध को पढ़कर बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अभी तक भी नहीं पढ़ा है या कोई अन्य निबंध भी जो सिलेबस में है आप ने नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां देख लीजिएगा। और आपकी कोई कहानी, निबंध यानी जो छोटी रचना है, निबंध है, कहानी है, वो अगर आपके सिलेबस में है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको चैनल पे नहीं मिले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो निबंध और कहानी आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी, उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे, यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचार धारा स्पष्ट लक्षित होती है। इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता। यहाँ हम उनके निबंधों से कुछ अंश उद्धृत करते हैं। अभी आचरण की सभ्यता देखिए, इसी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन्हीं में से आपका गद्यांश तैयार होता है, तो इसलिए भी मैं आपको ये पढ़कर पूरा सुनाऊंगी। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य को मात्र लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तनी आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते।
यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की तो बिगड़ क्या गया। एक तरफ जहां यूरोप के जीवन का एक अंश अभ्यस्त प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जहां विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। जब पैगंबर मुहम्मद ने ब्राह्मणों को चीरा, उसके मौन आचरण को नंगा किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईशा के शब्दों को परे फेंक कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। मजदूरी और प्रेम का उदाहरण है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल तक बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेंगी। उनका चिंतन बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। बासी होता है ना, बासा भोजन जो होता है ना, पुराना हो गया है, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं की, जिसने संसार में आके कर्म नहीं किया, उसका जीवन ही बेकार है, सारा ज्ञान ही बेकार है ना। कर्मण्याधिकारस्ते है ना, मा फलेषु कदाचन, तो गीता में भी कहा गया है। उपदेश है भारतीय संस्कृति का ये। तो इसी तरीके से मजदूर प्रेम निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने स्पष्ट किया है। अब जो अन्य विद्वान हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। अब शुक्ल जी कहते हैं इस कोटि के दूसरे भी लेखक हैं बाबू गुलाब राय, MA MLB। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे कर्तव्य संबंधी, रोग निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराश क्यों। एक छोटी सी पुस्तक है जिनमें कई, अरे लाली बेटी वो देखो बहन क्या ले रही है, उस पे से लेके रखो, सारे मोती फैला दिए उसने। जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यास पूर्ण निबंध है। इन्हीं में से कुरूपता भी है, जिसका थोड़ा अंश हम यहाँ देखते हैं दिया जाता है। सौंदर्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद और निंदे है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में वह सुंदर कहलाता है। अंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप लंबी धूप में चल के आ रहे हो और उसमें आपको शीतल छाया मिले तो आपको छाया की महत्वता पता चलेगी। यदि आप छाया ही छाया में रहने वाले व्यक्ति हो तो आप उसकी कोई कदर नहीं करोगे, कोई मान सम्मान उसका नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप धूप में चल के आए हो तो आपको एक पेड़ की छाया की भी कदर मालूम होगी। बहुत से सुंदर लोगों में क्या होता है, बहुत से सुंदरता से मतलब देखिए शारीरिक मतलब कि कोई गुणहीन व्यक्तियों के घेरे में अगर एक गुणवान व्यक्ति, तभी तो उसकी कदर है। और सभी गुणवान है तो उस गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं होगी। सभी सुंदरों में सुंदर की कोई कदर नहीं होगी, कम सुंदरों में अधिक सुंदर की अधिक कदर होगी। ठीक है। सत्ता सागर में दोनों की स्थिति है, दोनों ही एक तारतम्य में बंधे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुंदर वस्तु को भी इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदर्शों की झलक देखते हैं। आत्मा के सुविस्तृत और औदार्यपूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आप को ही देखती है। हम जब हमारे संसार में अपने आप को ही देखेंगे तब हमको कुरूपवान भी रूपवान दिखाई देगा। अब निबंध का प्रसंग यही समाप्त किया जाता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा का सीओ अधिक लेखक हमें नहीं मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि निबंध गद्य विधा को शुक्ल जी ने यहाँ समाप्त कर दिया है। इन 9 देखिए 7 पहले और 2 ये अलग तरीके के जिन्होंने कम लिखा है पर अच्छा लिखा है। तो कुल 9 निबंधकारों के विषय में परिचय यहाँ शुक्ल जी ने दिया है। और यकीन मानिए इन 9 निबंधकारों में से एक ना एक निबंध और एक ना एक निबंधकार से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो गद्य विधाओं में ये निबंध जो गद्य विधा है, इसकी जो भी मैंने क्लास आपको कल का वीडियो और आज का वीडियो, इसमें दोनों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा 2 से 3 बार। ठीक है। एक ना एक प्रश्न घूम फिर के आ ही जाएगा, या तो रचनाओं में आ जाएगा या किसी विवाद से संबंधित कोई ना कोई आ ही जाता है।
अब अगली जो हमारी गद्य विधा रहेगी, आज की नई जो कक्षा हम स्टार्ट करेंगे वो शुरू करेंगे हम समालोचना से। समालोचना का उद्देश्य, शुक्ल जी कहते हैं, हमारे यहाँ गुणदोष विवेचन ही समझा जाता है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था। जिन्हें पुष्ट समझता था उन्हें दोषों के उदाहरण में देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी वह इन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुराए ठहरे हुए पद्यों में दोष का परिहार करता था। जैसा कि देखिए कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था ना, वो कौन थे, माधव प्रसाद मिश्र जी थे ना, जिन्हें कोई बात बुरी लग जाती थी ना तो पिल पड़ते थे उस पर। संस्कृत की वो विद्वान थे तो उसी परंपरा का अनुसरण करते थे, है ना। वाद विवाद, देखिए ये सब एक स्वस्थ मानसिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है ना, वाद विवाद का उद्देश्य कभी भी अपने मत को श्रेष्ठ करना, सिद्ध करना नहीं था, बल्कि सबको सुना जाता था। इससे क्या है कि एक सही जो चीज है, सही ज्ञान समाज के लिए जो उपयोगी है वो ढूंढा जा सके, वो सामने लाया जा सके, इसके लिए समय समय पर सभाएं आयोजित होती थी। ऐसा नहीं है कि आपने पुस्तकों को रट लिया, परीक्षा पास कर ली और आप विद्वान बन गए, शास्त्री की उपाधि पा ली, या बीएड धारी हो गए या नेट धारी हो गए, ऐसा नहीं था, है ना। विद्वान थे, 12 बार शास्त्रार्थ होता रहता था, क्या सीखा है, क्या जीवन के अनुभवों से उन्हें प्राप्त किया है, उस सब के आधार पर ही उन्हें विद्वान ठहराया जाता था। तो ये करते थे। अन्य की रचनाओं में भी क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके हिसाब से लिखते थे। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति। किसी कवि की स्तुति में एक दो श्लोकबद्ध उक्तियां कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे, जैसे निर्गतासु नवकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर संद्रासु मंजिरिष्टिव जायते, है ना। और एक ये है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है और ये टीजीटी वाले, यूपी टीजीटी वाले विद्यार्थियों को ये पंक्तियां याद हो जानी चाहिए, पूछ लिया जाता है ना। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रियोगुणा। उपमा किसकी है, कालिदास की सर्वश्रेष्ठ है, और भारवी का क्या है, अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। भारवी का कौन सा ग्रंथ है, किरातार्जुनी, है ना। और नैषधे पद लालित्यम, नैषधे का पद लालित्यम माघे संति त्रियोगुणा, और माघ में तो तीनों ही गुण निवास करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर किसी कवि को महत्वता दी जाती थी, तारीफ में उसके पंक्तियां या सूक्तियां इस तरीके की लिख दी जाती थी। कालिदास से श्रेष्ठ उपमा कोई नहीं दे पाया है अभी तक, है ना। यहाँ बात आ गई, मेरी मम्मी जब बात करती है ना तो मेरी बड़ी भतीजी कहती है, अम्मा उपमा देने में तो कालिदास को भी फेल कर दिया तुमने, है ना। मम्मी बात बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है मेरी मम्मी, तो उस तरीके से, है ना। यदि कोई सुंदर किसी की बहू का मुंह देखने चली जाएंगी और उसकी बहू सुंदर होगी तो कहेंगी ऐसी सुंदर बहू ही बटुआ से मुंह था, बटुआ से मुंह की, है ना। और नहीं क्या ही बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे शब्द जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे ना, मेरी मम्मी यूज करती हैं, है ना। अगर, है ना, एक्चुअली मम्मी थोड़ी सी अब बुजुर्ग है, तो अगर आप जैसे पानी मम्मी ने मंगाया और आप छोटे गिलास में कोई पानी लेके चला जाएगा तो मम्मी कहेंगी इस कुल्ली पे पानी लेके आइए मेरे लिए, है ना। और अगर बड़े लोटे में पानी ले जाएंगे ना तो भी मम्मी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगी। तो फिर, है ना, हम लोग इतना हंसते हैं, मम्मी उपमा में तो कालिदास को भी आप फेल कर दो, ऐसी ऐसी उपमाएं देती हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको जब लेखन परंपरा का वीडियो पढ़ाया था तब मैंने स्पष्ट किया था कि शुक्ल जी की बहुत सी बातों से हजारी प्रसाद द्विवेदी असहमत थे। उन्होंने शुक्ल जी का प्रमाण सहित, शुक्ल जी का नहीं, सॉरी, शुक्ल जी की जो पुस्तक में जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए, जो बातें उन्होंने बताई, जो मान्यताएं उन्होंने प्रतिपादित की, उनका प्रमाण सहित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विरोध तो किया, लेकिन विरोध स्वरूप कोई अलग से पुस्तक उन्होंने नहीं निकाली। कारण, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की परंपरा नहीं है। ठीक है, आपके दोषों को बताएंगे कि नहीं ये यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे गलत है, आपकी पुस्तक में ये अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, बस इतना ही। बुरा है या खराब वाली नहीं, ये अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, इसमें ये दोष है, ये ऐसा होता तो और अच्छा होता। बस इतनी ही परंपरा भारतीय संस्कृति की है। उसका विरोध करके अपना कोई नया मत प्रतिपादित करना या नई पुस्तक लिखना, ये
भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं रही है। यूरोप में इसकी चाल खूब चली, वहां समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारण करती है। इसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उसका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारण करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में ही तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा अर्थात हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है, उसका साहित्य में चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा रही नहीं थी, तो जिसे आज के समय में हम आलोचना कहते हैं। अब देखिए, समालोचना में तो गुण दोष दोनों ही होते हैं, लेकिन देखिए वर्तमान में क्या है, किसी के हमको ना आलोचना करने का हम सीधा सा मतलब क्या लेते हैं कि मतलब उसके दोष, उसकी निंदा करना, उसके दोष निकालना। नहीं, आलोचना जो होती है, आलोचना है ना, लोचन होते हैं, नयन नेत्र लोचन चक्षु, तो उससे बना हुआ है। पूरे को सम्यक दृष्टि से स्पष्ट रूप से देखना, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, ठीक है, तो वो दोनों उसमें आती हैं। आलोचना कह लो, समालोचना कह लो, सम शब्द लगा के कैसे नए नए शब्द बने, ये कल की कक्षा में हमने कुछ उदाहरण देखे थे, उसको अभी यहाँ पे व्याख्या नहीं करूंगी। आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो वीडियोस आपके अभी चल रहे हैं गद्य विधाओं वाले नेट जेआरएफ के लिए, यदि आप इसको देख रहे हैं तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि ये जो वीडियो हैं आधुनिक काल वाले, ये 3 से 4 बार आपको परीक्षा से पहले देखने। विशेषतः आप आदिकाल पे जोड़ देंगे और आधुनिक काल के ये जो शुरुआती चीज़ें, बाकी देखिए जब प्रयोगवाद, प्रगति, ये सब आपको बहुत सारी गाइड्स में मिल जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए मैं आपको बोलूँ कि नहीं भाई आप ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं। लेकिन ये जो कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग है और इसके लिए प्रमाणिक बुक पढ़ने की आपसे आशा की जाती है, वो यही मैटर है। और आदिकाल को भी आपको ढंग से शुक्ल से ही पढ़ना चाहिए, किसी और पुस्तक से नहीं। क्यों पढ़ना चाहिए उसको अभी जब मैं आपको ये लेटेस्ट वाला पेपर आज या नहीं, आज तो नहीं, कल परसों में मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगी जो अभी हुआ है, ठीक है। आंसर की आप लोग देख चुके होंगे, रिजल्ट भी आ गया, सर्टिफिकेट भी आ गए, फिर भी मैं उसको आपको व्याख्यात्मक तरीके से थोड़ा सा समय देकर उस पेपर को हल करवाऊंगी, ताकि आगामी परीक्षा आप जो देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो अभी उसकी तैयारी मेरी थोड़ी सी चल रही है और उसको करवाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये चीज़ आपसे क्यों कह रही हूँ कि आदिकाल को आपको शुक्ल से पढ़ना है और इन ये गद्य विधाओं वाला, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी। मैं अपने हर वीडियो में कह रही हूँ, नहीं पढ़ी हो चैनल पे उपलब्ध है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस लेखक की है क्या नहीं है, वो सब जानने की आवश्यकता नहीं मैं समझती, क्योंकि वो बुक है जो सालों साल स्कूली स्तर पर राजस्थान के सिलेबस में लगी हुई है और अपने आप में प्रमाणिक पुस्तक। बिटिया चिल्ला नहीं ना। और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी अर्थात जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड दे रहे हैं उन्हें तो मैं ये कहूँगी कि आप उस पुस्तक को घोट कर पी जाइए, उससे बाहर इतिहास से रिलेटेड, रचनाओं से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो उच्च स्तरीय कक्षा है उसमें उसको तो पढ़ना ही है, साथ में शुक्ल को भी पढ़ना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थी यदि इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं कहूँगी कि शुक्ल आपको घोल के पी जाना है अगर आप जेआरएफ निकालना चाहते हैं। तो देखिए नेट की तो फिर भी गुंजाइश है कि आप पुराने पेपर कर लेंगे, एक आध बार इस शुक्ल को पढ़ लेंगे, इधर उधर से हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन शायद संभावना है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य जेआरएफ निकालना है, जेआरएफ को लेना है, तो इस पुस्तक को घोल के पी जाइए। ये वीडियोज़ आपके लिए कितने उपयोगी होने वाले हैं ये तो आपके जो पुराने
साथी लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया उनसे आप पूछ लीजिएगा शुक्ल की पुस्तक के बारे में, या फिर पुराने पेपर देख लीजिएगा, चैनल पे उपलब्ध है, आप स्वयं ही जान जाएंगे। ठीक है, बाकी नए विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियोस देख के मुझे थैंक्स लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो मुझे धन्यवाद बोलते हैं, तो आप सबके लिए भी धन्यवाद है, ताकि क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो इसीलिए ये चैनल चल रहा है, तो आपका भी धन्यवाद है। इसमें कोई लाग लपेट वाली या कोई वो वाली बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात यह है कि आपको मुझे भी चैनल चलाने के लिए आप लोगों की, देखिए मैं चाहती हूँ आप लोग हो तो मेरा उत्साहवर्धन होता है, आप लोग हो तो मैं कक्षाएं बना पाती हूँ। यदि आप लोग देखोगे नहीं वीडियोस तो फिर मैं किसके लिए कक्षाएं बनाऊंगी, तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो मेरे वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, अपने मित्रों को मेरे चैनल से जोड़ते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भी हार्दिक मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। आगे कक्षा को बढ़ाते हैं, बीच बीच में बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि लगातार यदि मैं पढ़ाऊँगी तो थोड़ी देर में आप लोग बोर हो जाएंगे, और छोटा 10-5 मिनट की क्लास वाले ये वीडियोस नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आगे। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भूल बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहले केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बनी में शुरू करी। ये सारी चीजें हम पढ़े आए हैं ना, जब हमने सामान्य परिचय पढ़ा था प्रथम उत्थान में, वहां हम पढ़े आए। फिर भी वहां पे भी मैंने हाईलाइट करवा दिया था और यहाँ पर भी करवा दे रही हूँ। सॉरी। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकाली थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। इसमें लाला सीताराम बीए का अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए। ये अनुवादों की समालोचना थी, अतः भाषा की त्रुटि और मूल भाव के विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती थी। दूसरी बात यह, इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं ढूंढे गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये 2-3 लाइनें हैं जो आपको महत्वपूर्ण में लगा देनी। पहली पुस्तक कौन सी थी, ठीक है, आलोचना संबंधी संयुक्त स्वयंवर नाटक की आलोचना तो हुई है पहले भी, है ना, लेकिन पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को निकालनी पड़ी थी, कालिदास की आलोचना। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचय समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा मुख्य है। जब कल ये प्रसंग आया था तब मैंने आपको बताया था कि नैषध चरित तो हर्ष की रचना, अब ये चर्चा किसकी है ये नहीं पता, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। इनमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है, जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षा है, और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह है। इस प्रकार पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी पाठकों को 2 तरह की जानकारी हासिल होती है। संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडित और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई है, यह ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने का प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के रूप में नहीं। कालिदास की निरंकुशता याद आया आपको, पुराने प्रश्न पत्र में 18 या 19 वाले प्रश्न पत्र में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगी। उससे पूर्व भी पूछी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस तरीके की पुस्तक आलोचना की सूत्र शुरुआती काल में की है, काफी प्रसिद्ध है ना। और ये भी पूछा हुआ कालिदास की निरंकुशता किस गद्य विधा की रचना है ना, आलोचना गद्य विधा की। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षाओं का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी नहीं समाप्त होती और न ही रुकती वो, क्योंकि कोई विरोध नहीं करता तो पता कैसे
फिर तो जो मन आता जो ये लिखते है ना। सरस्वती पत्रिका में जब छपे ही नहीं तो उस पत्रिका में अपने लेख छपाने के लिए और अपने आप को हिंदी का प्रतिष्ठित लेखक साबित करने के लिए अच्छा लिखना ही पड़ा और भाषा संबंधी दोषों पर भी ध्यान देना पड़ा। अब आप देखते होंगे कि टीवी में भी जब सीरियल कोई शुरू होता है ना तो वहाँ नाम लिखे आते हैं, उनमें इतनी मात्रात्मक अशुद्धियाँ होती हैं, पीछे टी स्टॉल वगैरह या जो दिखाए जाते हैं सीरियल में पिक्चर्स में उन पर उल्टा सीधा ही लिखा रहता है, कुछ ना कुछ गलत ही लिखा रहता है ना। चलिए आगे, इसके प्रभाव से क्या हुआ, महावीर जी का जो प्रभाव हुआ उससे क्या हुआ कि लेखक सावधान हो गए, जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपने को सुधार लिया। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचना ग्रंथ निकाला था, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया है। ये सारी चीजें जो आप अब इस पुस्तक में पढ़ रहे हो, मैंने आपको लेखन परंपरा वाला जो इतिहास परंपरा वाला जो वही लेखन परंपरा वाला जो वीडियो है उसमें मैं ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको करवा चुकी हूँ, है ना। विश्व बंधुओं का इतिहास ग्रंथ मैंने आपको बताया था, लेकिन उनसे संबंधित यह प्रश्न भी पूछा गया था तो ये भी मैंने आपको करा दिया। अब आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे ना तो आप ये समझ पाएंगे, जैसे कि बहुत से को देखा है मैंने, नेट परीक्षा का पेपर दे के आते बोलते वो अब की बार तो जी हम ऐसे ही बैठ गए थे देखने के लिए कि पेपर कैसा आता है। अरे भैया उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत कहाँ है, आप ऐसे ही देख लो, पुराने पेपर उपलब्ध है उनको ले आओ ना, उसी से आप देख लो। वो बैठ गए, कारण मैं बताऊं, एक्चुअली वो लोग अपनी कमियों को छिपाते हैं, ऐसे विद्यार्थी है ना, हम और आप में से ही होते हैं, वो ये स्वीकार, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि पेपर बन कहाँ से गया है। वो सेकंड ग्रेड या उसकी टीजीटी के लेवल की तैयारी करके सोचते हैं कि हम नेट ये जेआरएफ निकाल लेंगे, वो जाते हैं और फिर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें हवा ही नहीं लगती कि प्रश्न पूछा कहाँ से जा रहा है। कारण मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि देखिए हम आर्ट्स वाले सभी सब्जेक्ट का यही हाल है, विशेषतः हिंदी वाले, कि हिंदी में कौन फेल होता है। गाइड पढ़ ली, बीए एमए के स्तर पे बहुत करा तो 1 वीक सीरीज, और बहुत करा तो कोई संजीव पता नहीं कौन कौन सी अच्छी अच्छी गाइड्स आती हैं वो पढ़ ली, बस उसके अलावा नहीं पढ़ते थे। हाँ, वर्तमान में थोड़ा चेंज आया है, वर्तमान में फ़ोन का आने से, सोशल मीडिया, तो लोग जागरूक हो गए, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है। तब हम 11th-12th में थे तो शायद हमें पता भी नहीं था कि कोई नेट जेआरएफ जैसा कुछ होगा, लेकिन अब विद्यार्थी सचेत हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपके आसपास कोई बीए एमए का भी विद्यार्थी है ना, उसको, या आपके आसपास है, वैसे तो आप हिंदी से करते ही बहुत कम है, लेकिन जो कोई, उनको आप शुरू से ये कहो कि आप शुक्ल की प्रमाणिक पुस्तक पढ़िए। होगा क्या कि शुरू से यदि इस पुस्तक को पढ़ा जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी की कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम में कोई भी प्रश्न आप गलत कर पाओगे अधिकतर। और लेकिन हमें पता ही नहीं होता और जानकारी के अभाव में हमें ये चीज़ें शुरू से शुरू करना पड़ रहा है। बल्कि हम ये 12th में पढ़ें, बीए में पढ़ें, एमए में पढ़ें, अब तक तो हमें ये रट जाने चाहिए थे, पर शॉर्टकट की वजह से ये नहीं हो पाता और अब हमें इन्हें पढ़ना पड़ता। तो जो कुछ हो गया बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब आप इस पुस्तक को बार बार प्लीज़ पढ़िए ज़रूर, अब गलती नहीं होगी। ये प्रश्न कहाँ से निकलते हैं ये मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। हिंदी की पुराने कवियों की समालोचना के सामने लाने के लिए मिश्र बंधुओं ने बेशक बहुत जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती या नहीं ये दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षण, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिए यह धारणा कितनी आवश्यक है कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वीक्षण बुद्धि और मर्म ग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। कारो कृत ही न माने ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों में निंदा भी की है। साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा, है ना। मतलब कि यह है कि आप में यदि उस तरीके की योग्यता नहीं है, प्रज्ञा नहीं है और बुद्धि नहीं है, तो फिर आप केवल किसी के दोषों को न ढूंढें। दोषों को दोष ढूंढ लेना बहुत आसान काम है और उसके आधार पर आप आलोचक नहीं हो सकते। दोष के साथ साथ यदि गुणों को देखने की भी दृष्टि आप में हो तो इस काम को आप अपने हाथ में लो, नहीं तो रहने ही दो। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, कारो कृत ही न माने ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण ना तो वास्तव में छोटे कहे गए हैं, न काले, कलूटे और कृतघ्न। पहला वाक्य सखी के विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है।
सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है, जो सखी का राधा कृष्ण के प्रति रति भाव व्यंजित करता है। कहते हैं ना, तू टेढ़ हो तेरी टेढ़ी रे मुरलिया, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि भैया तू टेढ़ा है तो मतलब ये नहीं है कि तू खराब है, बहुत चालू, वो नहीं है ना। तेरी बाकी अदा पे हो, है ना, गाने हैं ना बहुत अच्छे अच्छे भजन है कृष्ण के, तो तेरी बाकी अदा ने हो सांवरे, है ना, मुझे अपना दीवाना बना लिया, कुछ ऐसे ही करके। तो बाकी नज़र का मतलब ये नहीं है कि वो बुरी नज़र से, टेढ़ी नज़र से हमें देख रहा है, मतलब चितवन, जो मधुर चितवन है, आकर्षक, चित्त आकर्षक जो उनकी मुस्कान है कृष्ण की, जो उसकी उनकी निगाह है, उनकी मूर्ति भी इतनी सुंदर होती है, अगर आप उनको देखो ना तो वास्तव में मतलब लगता है, बहुत गौर से देखो तो थोड़ी देर के लिए आप खो से जाते हो। तो बस उसका वर्णन है इसमें, कहीं ऐसा नहीं है कि वो खोटे हैं। कारो कृत ही ना माने, कारो से मतलब ये एक प्रेम के भाव में काला है ना, कोई भी माँ अपने बच्चे को मतलब इस तरीके से कह ही नहीं सकती, और जो अनन्य प्रेम का भाव हो तो कोई भी प्रेमी जन अपने दूसरे प्रेमी जन को परस्पर इस तरीके से नहीं कह सकता है ना। कारो मतलब है ना, और फिर श्याम रंग का तो कृष्ण की वजह से एक अच्छे रंग के रूप में है ना, काले कृष्ण के प्यारे, इस तरीके से करके किया जाता है। जिन लोगों ने इस आधार पर सूरदास की आलोचना की है, नितांत वो लोग मतलब योग्य तो नहीं समझे जा सकते इस कार्य के लिए, आलोचना जैसे विस्तृत कार्य के लिए। आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है, जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। यह अमर्ष यहाँ विप्रम श्रृंगार में रति भाव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी की खुशामदी कही गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने में बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। संक्रांत को संक्रांति का संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था, अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर, जायसी आदि पुराने कवियों में न जाने कितनी जगह आया है और आगरा आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर फिर वह रोजा समझा गया। इस प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तकें भरी पड़ी हैं। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। कवियों के विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। हिंदी नवरत्न को, ठीक है। अब रोज है ना, अब ये सही बात है, हमारे गांव में भी रोज होता है कि मुझे तो बहुत रोज आ रहा है, तो वो रोज का मतलब होता है रुलाई आना। अब इसको रोजा से जोड़ के जो उल्टा सीधा कर्म किए गए ना, तो वो सही नहीं है। हिंदी नवरत्न में किन 9 लेखकों के बारे में मिश्र बंधुओं ने दिया है वो भी मैंने आपको नोट्स में बताया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये इसके माध्यम से आप कुछ सही अवधारणा नहीं बना सकते। शुक्ल जी ने पूरी पढ़ी है तो वो उसके बारे में बेहतर जानते हैं। आगे देखते हैं। विश्वबंधु का हो गया हिंदी नवरत्न। अब इसके उपरांत पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन किया है जिनके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतही की रचना की है। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्य परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। अब पंडित पद्म सिंह शर्मा के विषय में पढ़िएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक बड़ा भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतम्य आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहास किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है शर्मा जी ने बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया, पर उन्होंने जो कुछ किया वह अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत कन्वेंशनल है। दूसरे श्रृंगारिक कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंत प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ। यह खटकने वाली बात है। बिना जरूरत की जगह जगह चुहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज। शर्मा जी की पुस्तक में 2 बातें हुई। एक तो देव बड़े के बिहारी ये भद्दा झगड़ा सामने आया, दूसरा तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़ गए, तुलना होने लगी। अब इन्होंने क्या किया कि मिश्र बंधुओं ने क्या किया कि ये सिद्ध कर दिया कि भैया देव बड़े हैं। अब पद्म शर्मा सिंह जी आए, उन्होंने बिहारी के गुणों को प्रकट कर दिया और देव को कम बता दिया। तो ये तुलनात्मक आलोचना का लोगों को एक नया ही मुद्दा मिल गया और इसी के पीछे लोग चल पड़े, है ना।
देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र BA LLB के मैदान में आई। इस पुस्तक में अब ये भी पूछी गई है ना, 2005 वाले पेपर में शायद ये सब मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में फिर इसको मैंने उस पुस्तक में थोड़ा सा गलत उत्तर दिया था, इसको सही करके मैंने पिन किया है। तो ये शायद जहाँ तक मुझे आ रहा 2004 या 5 वाले पेपर में मिलेंगे। उसके बाद लगातार पूछी जा रही है, पर वहाँ मैंने इसे कमेंट के रूप में पिन किया है तो थोड़ा याद रह गया। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई। यह पुरानी परिपाटी की साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली थी, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों का पूरा विचार किया। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर लोग और अधिक आकर्षित नहीं हुए। तो यहीं से, यानी इस एक पेज से मेरा तात्पर्य है पीछे वाला ये पेज और इसी का पीछे का ये पेज और पहले का वो पेज, इसी पेज से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सभी पुस्तकें पुराने पेपर में पूछी हुई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए। उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर की लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने लगे। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों का वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं है, उनमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने जो मतीराम ग्रंथावली निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने इस तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रही। तो ये इनकी है, लेकिन फेमस इनकी वही है। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्राय रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि द्वितीय उत्थान में भी हम इन गद्य विधाओं को पढ़ेंगे, तृतीय उत्थान में भी पढ़ेंगे। द्वितीय उत्थान में इनके प्रारंभिक स्वरूप पे चर्चा करेंगे और तृतीय उत्थान में हम चर्चा करेंगे इनके विकसित स्वरूप पे, ठीक है। और आपको जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि इसी के साथ हमने आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम कल की कक्षा में इस टॉपिक को शुरू करेंगे, तृतीय उत्थान को, है ना। तो जिसकी समय सीमा संवत 1975 से फिर इन्होंने छोड़ दिए। जब तक इनका जीवन काल रहा इन्होंने लिखा, बाकी फिर हम और आप लिख सकते हैं। तो इस तृतीय उत्थान को हम कल की कक्षा में शुरू करेंगे और यह हमारा आधुनिक काल का अंतिम वो होगा भाग शुक्ल जी के अनुसार। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, विस्तृत होगा, लेकिन फिर भी आप ये जानकर आपको खुशी होगी कि हाँ, हम इस पुस्तक के अंत की ओर अब जल्दी से बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सचेत कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि मंजिल पे पहुंचते पहुंचते जल्दबाजी में हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। वो गड़बड़ी क्या है, आप अंत तक पहुंचते पहुंचते प्रारंभ को न भूल जाइएगा। शुरुआत की जो चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, उनको साथ साथ रिपीट करते यदि आप जाएंगे तो ही आप इस पुस्तक से उचित लाभ उठा पाएंगे। उनको पढ़िए, बार बार पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए। कहने का तात्पर्य मेरा सुनने से ही है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप पुस्तक को खरीदिए। मैंने पूरी पुस्तक, यदि आपके पास है तो उसमें से पढ़ लीजिए, नहीं है तो पूरी पुस्तक को सुनिए। आप बारंबार सुनिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। बिहारी और देव, लाला भगवान दीन की है, देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी के, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। कविता के नए प्रतिमान नंद दुलारे वाजपेयी की और नई कविता के प्रतिमान ये किसकी है, ये भी। जब आप ये छोटी छोटी बातें करने, समझने के और जानने योग्य हो जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई भी परीक्षा पास नहीं, कठिन नहीं लगेगी। कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाओ ऐसी स्थिति ही खत्म हो जाएगी। और नेट JRF हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जब बन जाओगे तो मुझसे मिलने आओगे या नहीं आओगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, है ना। अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मुझसे मिलने आओगे ना, तो फिर तैयारी करके रखनी पड़ेगी मुझे भी, है ना। ठीक है, चलिए, आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल की कक्षा में शुक्ल के तृतीय उत्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।